हमारी स्पीकर महोदया आदरणीय सुमित्रा जी, मेरे मित्र दीपक चौरासिया जी, कार्तिकेय जी, प्रभात कुमार जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित हमारे समाज के, हमारे राजनीति के सभी आदरणीय सम्माननीय महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मैं तो हृदय से इतना खुश हूं कि जिस विषय के लिए मैं पिछले 15 साल से लगातार काम कर रहा हूं और कभी हंसी का विषय बना हूं, कभी मजाक का विषय बना हूं, पर आज उस विषय को दीपक जी ने अध्ययन करके, रिसर्च करके एक किताब के रूप में लिखकर उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको रिस्पेक्ट किया और आप सबको सोचने के लिए बाध्य किया है। ये मेरे मन की बहुत बड़ी खुशी है। मैं हृदय से दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे ये जो विषय है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये बहुत बड़ा विषय है। दिल्ली के लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण के कारण दिल्ली की स्थिति कैसी बनी हुई है। मैं बीच में लंदन में था तो कुछ लोग मुझे मिले, अपना टिकट कैंसिल कर रहे थे, दिल्ली आने के लिए डर रहे थे। और इसलिए ये विषय जो है ये एक फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी को अगर हम लोग समझेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारे देश में काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई व्यक्ति भी बेकार नहीं होता और कोई चीज भी बेकार नहीं होती। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसके आधार पर आप काम करेंगे तो हर वेस्ट को वेल्थ में बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, जब बुरे एटमॉस्फेयर में फंस जाता है तो बुरा बन जाता है और उसका आईक्यू अगर अच्छा होगा तो बुरे क्षेत्र का मेरिट फर्स्ट बन जाता है। पर जब बुरा व्यक्ति अच्छे संस्कार में आता है, अच्छे सहवास में आता है, तो बुरा व्यक्ति अच्छे क्षेत्र का मेरिट फर्स्ट बन जाता है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी, एंड यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हमारे में से कोई भी व्यक्ति पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। और हर व्यक्ति गुण दोषों के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादा दोष जहां जुड़े उसको हम वेस्ट कहते हैं और ज्यादा गुण जहां दिखते हैं उसको हम वेल्थ कहते हैं। पर क्या यह संभव है क्या कि जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? और वेल्थ का वेल्थ में ही होना आवश्यक है, तो इससे बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। मैं 15 साल से इसमें काम कर रहा हूं। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि मैं सब छोड़कर इसी में काम करना चाहता हूं, इतना मैं इसमें डेडिकेटेड हूं। पर समय की स्थिति ऐसी है क्योंकि मैं कन्विक्शन और थोड़ा सा विचार ओरिएंटेड हूं। पर राजनीति में मैंने देखा, मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना तब की इससे बात करता था, लोगों को कहता था, ना पार्टी में कोई मेरे पर विश्वास रखता था, ना बाहर कोई रखता था। आज धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो मुझे कहते हैं कि आप जब कहते थे तब हमारा विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब मुझे लगता है कि हमारे से गलती हो गई, हमने आपकी बात को विश्वास रखा रहता तो आज हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो पहली बात है कि ये एक सब्जेक्ट देश की इकोनॉमी को बदल सकता है। इसमें मुझे विशेष रूप से दीपक जी का इसलिए धन्यवाद देना है कि इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कुछ लोगों का उल्लेख किया है, पर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई बातों को प्रकाशित करना, मीडिया में प्रसिद्धि मिलना, ये बहुत कठिन है। और इसलिए मैं आपको इसमें से कहूंगा कि इस विषय को आप लाइटली मत लीजिए। विशेष से मीडिया के लोग हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि इसका रिसर्च करिए। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड दूसरा पार्ट है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
यानी हमारे शहरों में जो सीवेज का वाटर पानी निकलता है, वो पानी जो है उसके कारण यमुना की हम देख रहे कितनी गंदगी हुई, हमारे गंगा की कितनी हुई, हमारे मुंबई में अरबी समुद्र की हालत कैसी हुई। हर जिले में आप किसी भी गांव में जाइए, हमने अच्छे अच्छे नदियों को नाले बना दिया है। मैं मुंबई में रहता हूं, वर्ली में। रात को मेरा बहुत दिनों से शौक है, सब छोड़ छाड़ करके वर्ली सीफेस पर जाके 10-11 बजे 5-10 लोग ऐसे वही ओटे पर बैठे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति हुई है कि वहां बैठने की स्थिति नहीं रही, क्योंकि इतना गंदा स्मेल आता है कि वहां बैठने की हिम्मत नहीं होती। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 बातों पर हमने जोर दिया है। पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये भी हमारे देश के लिए सबसे आवश्यक है। और इसलिए थोड़ा सा आपकी क्षमा मांगूंगा, मुझे मैंने की हुई बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आपका आत्मविश्वास जगे इसलिए मैं बताना चाहता हूं। मैं आज से करीब 6 साल पहले नागपुर शहर में मैंने हमारे मेयर और कमिश्नर को बुलाकर कहा कि हमारे शहर का ये गंदा पानी हम बेच नहीं सकते। तो मेयर एमएससी मैथमेटिक्स में अनिल सोले करके थे, बड़े, उनको अब अवार्ड वगैरह भी मिला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। वो मेरे हंसने लगे और मुझे कहने लगे कि आप कौन सी कहां से बातें आती हमारे समझ में नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि हम हमारे शहर का गंदा पानी जो टॉयलेट का वो बेच सकते हैं। तो पहली बात यह है कि करीब आज से 4 साल पहले नागपुर शहर का टॉयलेट का पानी हमने महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए बेचा, और जिसके कारण हमको 18 करोड़ रुपए हर साल रॉयल्टी मिलती है। अब 15 दिन पहले हमने नया करार किया कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी कोराडी और खापरखेड़ा के 4000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट को दिया। अब हमको 78 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 78 करोड़। अब मेरे मन में आता है कि इतने देश में इतना गंदा पानी है, नदियों को ये कह रहा है, तो ये गंदे पानी को, लिक्विड वेस्ट को अगर हम लोग उसको रिसाइकलिंग करके अगर हम उपयोग कर नहीं सकते, तो मेरे मन में आइडिया, मैं गंगा का मंत्री हूं, तो मैं ऊर्जा मंत्री के पास गया और गंगा के किनारे पर एनटीपीसी के 22 पावर प्लांट है और 22 में से 12 पावर प्लांट चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सिंह साहब को। और मैंने उनको कहा कि ये पूरा गंगा का गंदा पानी रिसाइकलिंग करके पाइपलाइन से मैं आपको पावर प्लांट को देना चाहता हूं। शायद 1-8 पैसा यूनिट भाव बढ़ेगा बिजली का, पर इससे गंगा का ये गंदा पानी शुद्ध हो जाएगा और ये पानी का यूज होगा। अब उन्होंने ऑर्डर निकाला। फिर मैं रेलवे मंत्री के पास गया। मैंने कहा गंगा के किनारे पर जितने रेलवे स्टेशन हैं उसमें आप गाड़ियां धोते हो, क्लीन पानी यूज करके गाड़ियां धोते हो, क्यों नहीं उस पानी से गाड़ियां धोने का काम करेंगे। अब रेलवे ने अनुमति दी है। अब यही अगर पूरे देश में पानी की इकोनॉमी करेंगे, जिसका उल्लेख अभी किया गया, तो आप कितने शहर हैं, यानी गंगा में 10 शहर ऐसे हैं जिन्होंने 70% गंगा को पोल्यूट किया है। उसमें सबसे पोल्यूट करने वाला शहर है कानपुर। और ये सब शहरों के साथ अगर हम ये पानी रिसाइकलिंग करते हैं और ये पावर जनरेशन के लिए, गाड़ियां धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे घर पर बहुत बड़ा गार्डन है और उसमें जो ट्रीट किया हुआ पानी है वो हम गार्डन को दे रहे हैं, जबकि जिस पानी में ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, फर्टिलिटी है उसकी, वो पानी हम पेड़ों के लिए नहीं दे रहे और वो अच्छा पानी खर्चा करके हम हमारे गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर पूरे देश की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और अभी नीरी और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है कि केवल कुछ प्लांट लगाकर आपके देहात में अगर वो पानी आता है तो प्लांट के पास घूमते घूमते पानी शुद्ध हो जाएगा। तो गंगा के किनारे पर जो 4,500 गांव है, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सिलेक्ट किया गया है और कोशिश कर रहे कि उसमें वो काम हो। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना पानी निकलेगा। अब इसी पानी से मीथेन निकलता है और ये इसलिए मैं थोड़ा सा
कहिए तो पागल आदमी भी हूँ। मैंने कैलकुलेशन नहीं करता पॉलिटिक्स वगैरह में, मेरे को करना भी नहीं है। मैं एमपी जरूर हूँ, पर लोगों कहता हूँ पट्टा है तो हुड्डो नहीं तो मत दो, ये कहने की ताकत है मेरी। तो मैं इसके पीछे लगा। तो लगने के बाद मुझे ध्यान में आया कि ये पानी से जो मीथेन निकलता है वो मैंने सब प्रयोग किए हैं, और जितनी बात मैं कह रहा हूँ ये दीपक जी देख कर आए हैं, ये सब देख चुके हैं, और ये हमारे गिरिराज जी यहाँ ये भी देख के आए हैं। तो ये एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ ये कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी साइंटिफिकली प्रूवन बात कर रहा हूँ। अब इस पानी से मीथेन निकलता है, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकलता है। अब ये जो पानी 78 करोड़ में हमने बेचा है उससे हम लोग मीथेन निकाल रहे हैं, और मीथेन से CO2 को अलग करके बायो CNG निकालेंगे कारपोरेशन के द्वारा, और हमारी करीब 70 से 80 बसेस बायो CNG पर चलेगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, इससे पोल्यूशन कम होता है। और जो CO2 तैयार होता है उससे आइस क्यूब होते हैं, निकलते हैं। आप समझ लीजिए कि मैं खुद अभी मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरी जिद के कारण मैं 20 लाख रुपए महीने का CO2 बेचता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरा कोई संबंध नहीं कि मैंने उसको सबको छोड़ दिया। वो CO2 से आइस क्यूब बनती है, और बड़े बड़े होटल में जो आप आइस क्यूब देखते हो वो अभी नागपुर से हवाई जहाज से मुंबई भेजने का प्लान चल रहा है, क्योंकि मुंबई के होटल में जरूरत है, कितना रोजगार मिलेगा। अब वो CO2 से डॉक्टर सारस्वत साहब जो नीति आयोग के मेंबर है, उन्होंने रिसर्च किया है कि CO2 से इथेनॉल बन सकता है और CO2 से मिथेनॉल बन सकता है। और अमेरिका में और चाइना में मिथेनॉल पर ट्रक चलती है, रेलवे इंजन चलते हैं, और हमारे देश में भी हम इसको ला रहे हैं, अभी शिप चलाने वाले। तो इससे मिथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल था, तो अभी इथेनॉल की परसों मेरे यहाँ नीतीश कुमार जी आए थे, तो इथेनॉल की बाइक, इथेनॉल की ऑटो रिक्शा बजाज ने भी तैयार की, TVS ने भी तैयार की, पोल्यूशन फ्री। अगर दिल्ली में ये बाइक और ये रिक्शा आएगी तो दिल्ली का पोल्यूशन एकदम कम होगा, ये प्रूवन है। तो ये हम लोग ये सब टॉयलेट के पानी से करेंगे। तो वो पूछ रही थी मुझे 5 लाख नहीं 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी, क्योंकि एक नागपुर में ही जो प्रयोग हुआ है वही 450 करोड़ का है। अब ऐसे शहर, नगर परिषद शहर, पानी से मीथेन से CO2 कितना हो सकता है आप देखिए। दूसरी बात जो है कि लिक्विड वेस्ट के साथ हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये दूसरा प्रकार है। सॉलिड वेस्ट में 2 प्रकार है, एक हमारे घर में और शहरों में आने वाली वेस्ट, और दूसरी हमारे गांवों में, देहातों में एग्रो वेस्ट। अब पहले जो है एग्रो वेस्ट के बारे में, वो भी मुझे खुशी है कि दीपक जी ने उस पर अध्ययन किया। मैंने तो अपना मिशन के रूप में लिया, मैं तो इसके पीछे लगा हूं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इस देश में 1 रुपए का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब मेरे बात पर अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी विश्वास आ गया। इसमें ये जो कचरा है सॉलिड वेस्ट, इसको सेग्रीगेट करके इसमें 4 प्रकार के आइटम निकलते हैं। प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, और ऑर्गेनिक मैन्युअल है। अब गंगा के किनारे पर मेरे पास 110 बायोडाइजेस्टर है। 189 प्रोजेक्ट में कर रहा हूं, और इस कार्यक्रम के निमित्त मैं दीपक जी को और मीडिया के मित्रों को आह्वान करता हूं कि मैं देश के युवाओं को बुलाना चाहता हूं। मैं टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हूं, प्रूवन, और उसमें हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डिपार्टमेंट मदद करेगा। आप गंगा के किनारे पे आइए, मीथेन निकालिए, बायो CNG निकालिए, उसी गांव की ट्रक और बसेस उस पर चलाइए, ट्रैक्टर चलाइए। ये कोई असंभव नहीं है, संभव है। तो आज उतना पोटेंशियल है कि ये पूरे पानी से वही एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की क्षमता है। केवल मैं गंगा के किनारे पर अगर मीथेन से बायो CNG की बात करूंगा तो करीब करीब 6 से 7 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तुरंत केवल इसी में हो सकती है। पूरे देश के नगरों में अगर हम ये करते हैं, जैसे JNRU में और अभी हमारे भारत सरकार की योजना में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोन मिलता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करने, उसकी करेंगे तो 4.5 से 5 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और ये वायबल है। थोड़ा इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सपोर्ट करने के बाद आएगा, नहीं तो भी ये तो समाज के लिए इसको सुधारना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये वेस्ट जो है, मैंने कोशिश ये की कि मैंने दिल्ली में, मैं दिल्ली थोड़ा कम जानता हूं, अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ करो। गाजीपुर नाम की जगह है, वहां कचरे की टेकड़ी बनी हुई है।
और मैंने कहा कि ये टेकड़ी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में अंदर डाल दो। फिर अधिकारी तो रहते ही है, जो आउट ऑफ बॉक्स कोई भी काम करना है तो कोई सुनता तो नहीं है, तो मेरी योजना को जितने सुरुंग लगने चाहिए थे उतने सबने लगाए, पर मैं बड़ा जिद्दी हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये टेकड़ी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, अभी उसका 15 मार्च को उद्घाटन हो रहा है, पर इसमें मैं फेल हो गया। सब तैयार करके मैंने कहा कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इकट्ठा किया और कहा कि ये टेकड़ी को निकालना, इसको सेग्रीगेट करना। अब सेग्रीगेट करने के लिए उस कचरे में सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली की है, उन्होंने कहा कि हो सकता है, और उसने आखिर में खुटी मार दी कि ये हो सकता है, पर करना है तो पहले 5 किलोमीटर ट्रायल लो। तो अधिकारी को मिल गया हाथ में कि ये 5 किलोमीटर ट्रायल बोल रहा। फिर मैंने उनको बुलाया, व्हाट इज द रीजन, आप अगर यू कन्विंस है तो आप 5 किलोमीटर का क्यों लिखते हो। अब एक्चुअली ये है कि जो प्लास्टिक निकलता है, मैं मीडिया के बंधुओं को हाथ जोड़ कर लाऊंगा, आप जोर लगाइए। मेरे डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी टार रोड है, डांबर के रोड है, उसमें 8% प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं। 8% प्लास्टिक जो आप फेंका है रोड पर, ये जो मिनरल बॉटल वगैरह का है। अब ये प्लास्टिक अगर डांबर में डालते हैं तो डांबर का भाव 40 से 45 रुपए किलो है। तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला बचत गटों को इकट्ठा किया और मैंने कहा कि इसका मार्केट में भाव क्या है प्लास्टिक वेस्ट का, तो बोले 6-7 रुपए। महिलाओं में 25 रुपए किलो देता हूँ, पर केवल महिला इकट्ठा करें, और पूरा 25 रुपए किलो से इकट्ठा करके एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 30 रुपए किलो से खरीदी करें, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 35 रुपए किलो से दे दें। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंडेटरी करे कि नागपुर शहर में जितने रोड बने उतने प्लास्टिक में कचरा डाले। अभी योजना अभी ठीक प्रकार से यशस्वी नहीं हुई। अब इसमें जो महिलाएं प्लास्टिक इकट्ठा करेगी उनको पैसा मिलेगा। अब 25 रुपए किलो, यानी 2-3 किलो भी प्लास्टिक इकट्ठा हो गया तो उसको 75 रुपए मिलेंगे। और 45 रुपए डांबर के अगेंस्ट में जो डांबर का रोड बनाएगा उसका 35 रुपए किलो का प्लास्टिक होगा। तो ये वायबल है, तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर मेटल का रिसाइकलिंग होगा, और जो ऑर्गेनिक खाद है, जो ऑर्गेनिक मैन्युअल है, उसका हो सकता है। मैं अभी ऐसी हास्यास्पद, मैं अपना मेरा घर जो है वो सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के घर के बीच में है, और उस रोड पर सुमित्रा जी आगे रहती है, आपको पता शायद नहीं होगा। मैं ये पूरे रोड पर, ये मेरी हॉबी है, मैं देखता था रोज बड़े बड़े ट्रक पर डीडीए वो सब पेड़ की पत्ती डालती थी और कोने में लेके जलाती थी। फिर मैंने हमारे पीएस को बोला, उसको सिक्योरिटी को भेजा, उसको ट्रक वाले को बोला, और मैंने कहा तेरा कचरा मेरे घर में डालते जाओ रोज। और मैंने सब कचरा जो है अब वो मेरे घर पे लाता हूँ जितना मिलता है, और वो मशीन इन्होंने देखी, उसमें मैं ऑर्गेनिक मैनुअल तैयार करता हूँ। अब एक आप जानते हो कि अनंत कुमार जी मेरे सहयोगी, उनके लड़की की शादी मेरे घर पर हुई, और दूसरे दिन इतना अनाज बाकी गया तो मैंने तुरंत कहा सब इकट्ठा किया और रात दिन मशीन चलाया, और उनका जितना अनाज था उससे खाद बनाया। और मैं ऑर्गेनिक, मेरे यहाँ 1-1.5 एकड़ ऑर्गेनिक खेती होती है। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसको इकट्ठा करके जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करते हो। तो ये छोटे छोटे, जैसे बहन जी का उल्लेख किया कि एक चीज वेस्ट नहीं करना, ये ऑर्गेनिक मैन्युअल बहुत अच्छा है, तो ये भी इसमें हो सकता है। अब ये सॉलिड वेस्ट में जो है, ये सॉलिड वेस्ट अगर बायोडाइजेस्टर में डाल दिया जाए तो इससे फिर मीथेन निकलता है, मीथेन से फिर CO2 निकलता है, और CO2 और मीथेन से फिर बायो सीएनजी निकलेगा, और फिर बसेस चलेगी। अब मैं कर नहीं पाया अभी तक, पर मेरे मन में है कि गंगा के किनारे पर जितने बायोडाइजेस्टर बन रहे हैं जो लिक्विड के लिए है, उसमें मैं उन शहरों की सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसकी ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उसमें डाल दूंगा, और उससे मीथेन तैयार करने का प्रमाण बढ़ेगा। ये दिल्ली में शायद में ठीक वजीरपुर करके जगह जहाँ सब्जी का मार्केट है, आज़ादपुर। अब आज़ादपुर मार्केट में मैंने बीच में, मुझे खुजलिए करके मैं ये काम करते रहता हूँ, तो मैंने कहा इतना कितनी वेस्ट निकलती है, 40 से 50 ट्रक वेस्ट निकलती सब्जी, और वो वहाँ एक छोटा सा बायोडाइजेस्टर डाल दिया और उससे रोज सीएनजी निकाला, तो दिल्ली के 100 से 125 बसेस उसके ऊपर चल सकती है केवल वहाँ। तो मेरा आपको कहने के लिए उद्देश्य है कि लिक्विड वेस्ट में भी है, और इससे अब शेल करके कंपनी उन्होंने बेंगलोर में पेट्रोल और डीजल तक बना दिया है, और मैं कह रहा हूं इससे इथेनॉल बनता है।
अब इथेनॉल के लिए थ्री जनरेशन इथेनॉल, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थ्री, समझ लीजिए। जो मोलाइसेस से बनता है वो एक इथेनॉल है, जो किसानों के काम के लिए, जो गन्ने की फैक्ट्री में, शुगर की फैक्ट्री में आता है, उससे इथेनॉल बनता है, जो 5% 10% पेट्रोल में डाल सकते हैं और 100% उसके ऊपर गाड़ियां चल सकती है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल, ये दिल्ली के लिए कितना महत्वपूर्ण, आप सुनिए। परली करके जो आप जिसको कहते हैं, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास एंड सेग्रीगेटेड म्यूनिसिपल वेस्ट, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं बायो इथेनॉल में, तो इससे इथेनॉल बन सकता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल, यानी अभी हमारे खेती की हालत अच्छी नहीं है, मिनिमम प्राइस के नीचे भाव चले गए, और इसलिए मैं इस बात की वकालत करता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इंपोर्ट बचेगा। तो थर्ड जनरेशन है वो कॉर्न से लेकर राइस कट और सड़े हुए अनाज से फिर इथेनॉल बनता है। अब आप कहोगे कि ये इंपोर्ट के पेट्रोल और डीजल लेने के बजाय अमेरिका में, कनाडा में और ब्राजील में ये जितनी गाड़ी आप यहां चलाते हो, और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं इसके रूल्स रेगुलेशन मैं नहीं बनाए हुए, ये सब गाड़ियों के फ्लेक्स इंजिन्स है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये कि 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब आप देखिए कि 80 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का डीजल और 41 रुपए का इथेनॉल और 8 रुपए की बिजली, अगर जाना है तो ये कॉस्ट का फर्क है। अब आप अगर इथेनॉल 41 रुपए लीटर का है, उसके कैलोरिक वैल्यू कम है, तो उसको अगर पेट्रोल पे बराबरी में लाना है तो 47 रुपए का होगा, तो भी सस्ता है। और किसानों को गांव में हजारों इंडस्ट्री खड़ी होगी। और ये परली जिसको आप कहते हैं राइस स्ट्रॉ, ये सब हरियाणा में, पंजाब में जला देते हैं। एक दिन शायद मेरे साथ हमारा एबीपी का रिपोर्टर था, जो वो मेरे साथ, मैं कहीं तो भी हिमाचल से आ रहा था, ऊपर में दिल्ली के आजू बाजू में अंगार लगी हुई थी। तो मैंने बोला देखो ये राइस स्ट्रॉ जला है सब जगह पर, और वो पोल्यूशन अपने आता है। तो ये जब पोल्यूशन है, ये राइस स्ट्रॉ से, 1 टन राइस स्ट्रॉ से 280 लीटर इथेनॉल होता है। और ये पूरा कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, अभी मैं आज त्रिपुरा में था, अभी बांस, इतना बांस, हमारे बांस को अभी हमने क्रास कहा है। अब बांस को काटने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। और कर्नाटक में एक भीमा करके बांबू बांस निकला, इतना अच्छा है, उसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है कि ये केवल बांस की इकोनॉमी चाइना में आज करीब करीब 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बनी है। बांस से कपड़े बनते हैं, बांस से इथेनॉल बनता है, बांस से अचार बनता है, बांस से कपड़ा बनता है। अभी कुछ दिन पहले, शायद मैंने आप में से कुछ लोगों को दिया होगा, मैंने हमारे यहाँ बांबू से शर्ट बना है, 70% बांबू और 30% कॉटन, और 3 शर्ट मैंने प्रधानमंत्री के साइज के सिलाकर उनको भी दिए। और अब उसमें से हम लोग बांबू से, आप लोगों ने जितने शर्ट पहने हैं उनमें से बेस्ट क्वालिटी का मुलायम जर्सी और शर्ट बांबू से बनता है। अब बांबू अगर गांव में और उससे बनेगा तो बांबू, तो मैं आज सुबह जब मुंबई एयरपोर्ट से त्रिपुरा के लिए निकल रहा था, तो गौतम सिंघानिया रेमंड के मुझे मिले, अभी अमरावती में उन्होंने बहुत बड़ा प्लान डाला है। तो मैंने उनके पीछे लगा हूं कि लेनिन, कॉटन, जूट, सिल्क, ये इसके साथ साथ बांबू, इसको अगर हम लोग मिक्स करके अगर उसके कपड़े बनाते हैं, तो मैं इंदौर में गया था, ताई को याद होगा, शिवराज जी और मैं थे। तो नई मॉडल्स जो थी, उन्होंने बांबू के, बांस के कपड़े पहनकर प्रेजेंटेशन किया था, और बड़ी बड़ी मॉडल मुंबई से आई थी। तो आज हमारी रूरल इकोनॉमी तो बदल जाएगी, क्योंकि गेहूं, चावल, गन्ना लगा के तो कोई किसान की कोई परिस्थिति बदलने में बहुत तकलीफ है। सरप्लस फूड ग्रेन है, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो ये जो स्थिति है, इसमें जवस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? जवस, जवस, जवस जो तेल निकलता है उसको, नहीं सरसों नहीं, जो जॉन, उसके भी पेड़ का फाइबर बहुत अच्छा है, वो भी कपड़ा बनता है। तो ये एक एक इकोनॉमी लाखों करोड़ की बन सकती है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कि जो मुझे आपको लगता है कि आप इस पर सोचिए कि ये
पेट्रोलियम से लेकर कपड़े से लेकर सब इसमें बनेगा। ये जो बॉटल है वो बताइए, ये आपका, ये पेट है, पेट। अब ये जो इथेनॉल बनता है उससे बायोपेट बनता है। बायोपेट यानी ये बॉटल आप अगर बाहर फेंक दोगे तो ये पेट्रोलियम पेट है, और ये बायोपेट, ये जो है, जो मैं कह रहा हूं इथेनॉल से जो किसान बनाएगा प्लास्टिक, वो फेंक दिया तो 3 दिन में उसकी मिट्टी हो जाएगी, 3 दिन में। अभी एक 5 दिन पहले बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मुंबई में हुई, और उसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े आदमी थे। हिंदुस्तान में से मुकेश अंबानी केवल उस बैंक के डायरेक्टर है, और उनके सामने मेरा भाषण रखा था। अब मैं सब पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव की बात कर रहा था, तो मुझे एक ने कहा कि मुकेश अंबानी जी के पेट्रोलियम के धंधा का बंद करवाना है आपको, इसलिए बता रहे हैं। अब ये उनका नहीं होगा क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये बायोपेट यानी प्लास्टिक बन जाएगा, कोई बात, एवरीथिंग इज प्रूवन, और इससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो सकता है। ऐसे 50 प्रयोग है। मैंने दीपक जी को बताया, हमारे एक महिला ने, देखो पेपर जो होता है ना, वेस्ट पेपर, हिंदुस्तान टाइम, उससे उन्होंने प्लेट बनाई, उससे उन्होंने ट्रे बनाए, उससे इतना सुंदर चीजें बनाई। दीपक जी देखते रहे। आज मेरी इच्छा थी कि उस फ्रेम में इनका फोटो लाकर वो दूं, पर मैं आज वो बना भी नागपुर में, पर मैं आज मुंबई था, कल सुबह और दोपहर को त्रिपुरा था, और रात को दिल्ली में आया अभी, तो मैं वो ला नहीं पाया, पर मैं आपके घर पहुंचाऊंगा। इतनी सुंदर फ्रेम बनी है। यानी पेपर से कितनी चीजें बन सकती है। तो ये, इसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये भविष्य है। और मैं तो प्रयोग करता हूं, मैंने इन्हें देख के आया, ये बाल काटते आप, तो मैं, ये गिरिराज जी भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं इनके मंत्रालय का एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी जी ने इसमें बहुत काम किया है। महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट वर्धा में गया, और कटे हुए बालों से उन्होंने एमिनो एसिड बनाया। एमिनो एसिड प्लांट बूस्टर है। वो बॉटल लेके मैं आया, और मेरी पत्नी जो एमएससी है, फूड एंड न्यूट्रिशन, वो खेती देखती है। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो मैं किसानों में काम करता हूँ। तो मैंने उसको कहा इसकी ट्रायल लो। ऐसी ग्रोथ रेट बढ़ी, तो उसने कहा ये तो मिरेकुलस है। फिर मुझे लगा कि ये कुछ तो भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत हालत खराब है, ये कम पैसे में हो जाएगा। तो मैंने, हमारे एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो वाइस प्रिंसिपल थे, उनको प्रिंसिपल नहीं बनाया, वो नाराज थे, विश्व हिंदू परिषद का काम करने। बोले तू नौकरी छोड़ दे। मैं क्या करूँ, मतलब 50,000 रुपये महीना देता हूँ, अपन बाल इकट्ठा करेंगे। वो जोर से हंसने लगा। अब मुझे लगा साला ये भी राजनीति हो जाएगी, ये बाल खरीदी करूंगा तो पॉपुलरिटी बढ़ेगी, सब हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर वाले अपने हाथ आ जाएंगे। तो मुझे लगा नागपुर शहर से मुझे 5-6 टन बाल मिलेंगे। तो मैंने सबकी मीटिंग बुलाई और 50 रुपए किलो बाल खरीदना शुरू किया। पटक पटक पे महीना भर जब काम किया तो मेरे को 50 किलो ही बाल मिले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल बहुत लाइट होते हैं। वो हमने प्लान डाल दिया। फिर तिरुपति से अब हम लोग 5 ट्रक बाल खरीदते हैं और उससे एमिनो एसिड बनाते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ कि दिल्ली में अपने एक कार्यकर्ता, कारपोरेटर, उनके पति है, एग्रोकेमिकल में काम करते हैं, अभी तक 10 करोड़ का वो हमसे खरीद चुके हैं एमिनो एसिड। और ये बाल की इतनी हुई कि अब बाल शॉर्टेज हो रहा है। तो मुझे पता नहीं था, पर गांव के लड़के होशियार हैं, उन्होंने बैलों के बाल निकाले, भैंसों के बाल निकाले, बकरियों के बाल निकाले। यहाँ एक राज्यसभा में सदस्य है डॉक्टर विकास महात्मे करके, तो वो उनकी नागपुर के है। तो मैंने कहा डॉक्टर ये तू फालतू बातें मत कर, ये तू है बाल कलेक्टर, बकरियों के और भेड़ियों के बाल निकालने का काम शुरू कर। उनको पद्मश्री मिली, आंखों के डॉक्टर थे। बोले अच्छा काम है। उन्होंने सब बकरी भेड़ बकरियों के बाल काटना, वो 3 टन बाल लेके आए मेरे पास। अब क्या हुआ कि गांव के लोगों को समझ आया कि 50 रुपए किलो बाल मिल रहे हैं, तो सबके बाल काम में आए, तो उससे भी एमिनो एसिड बना। अब एमिनो एसिड के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बने। अब वो राइस स्ट्रॉ जलाया, उससे सिलिकॉन निकला। और एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो राजकोट में कर रहे रिसर्च, अमेरिका से आए हुए हैं, वो सिलिकॉन और एमिनो एसिड मिलकर उन्हें नया नैनो खाद तैयार किया। परसों प्रधानमंत्री को नीति आयोग में वो बीवीजी करके है, जो मेरा घर, ताई का घर, पार्लियामेंट सब साफ करता है। हमारे महाराष्ट्र का बड़ा हरहुन्नर व्यक्ति, गायकवाड़ करके, 70,000 लोग काम करते हैं, वो उसमें काम कर रहा है। तब उसका नैनो फर्टिलाइजर बन रहा है। अब आप समझ लीजिए कि ये करते करते एक दिन, अभी तो 8 करोड़ का टर्नर हुआ,
और कटे हुए बालों की 900 रुपए की बॉटल हमने 300 रुपए में बेची। तो दुकानदार बोला कि आप 800 रुपए रेट लिखिए और 500 में हमको दीजिए। बोला हमको धंधा नहीं करना है। बोले हम नहीं बेचेंगे। बोला मत बेचो। मैंने सब कार्यकर्ताओं को एजेंसी दी और 240 में देते और 300 में बेचते। ये सब करने के बाद भी 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब वो बालों की कमी है तो तिरुपति से आते ऑक्शन में। अब उसमें दूसरी बात हुई, ये जो प्रेस मड और पेंट वॉश में डालकर ये एमिनो एसिड डाल दिया। अब ऑर्गेनिक फास्फोरस, ऑर्गेनिक पोटैश भी तैयार हो रहा है। ये डालने के बाद हमारे यहाँ से एक ने दुबई सरकार को उनको बायो फर्टिलाइजर को भेज दिया। तो आपको मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ ना, मुझे कोई धंधा करना है, क्योंकि आप समझोगे कि मैं करोड़ों की बात करूँ। मैं ये मेरी पैशन है, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये विषय दिल्ली, पंजाब, बिहार वालों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग 100% राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, हमारे यहाँ चाहे शरद पवार हो, चाहे बाकी सब लोग कांग्रेस के भी लोग हैं, सब लोग वहाँ गाँव में उनकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई स्कूल, कोई शुगर फैक्ट्री, कोई टेक्सटाइल मिल, कोई टेक्सटाइल तैयार करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे रामदेव बाबा इज ए सोशल एंटरप्रेन्योर। मैंने एक बार उनको समझाया कि मैं इसमें फंसा हूँ, ये दिल्ली वाले राजनीति में कुछ नहीं करते हैं, तुम करोड़ों में बिजनेस बढ़ेगा, एक दिन ये मीडिया कहेगी ये सबसे बड़ा व्यापारी है करके तुम्हारा मिट्टी पलीत कर देंगे तुमको। तुम ये कहो कि ये मेरा 1 रुपए का शेयर नहीं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, पूरा समाज के लिए है और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो वही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो अब आपको बताऊं, वो गया, वो मैंने हमारे यहाँ के एक लड़के, मैंने 15,000 लड़कों को मैं रोजगार दिया है मेरे क्षेत्र में। और कोई जात पात की बात करता तो मैं हकल देता हूँ। 10 लोकसभा तो मेरा फोटो लगा के चुन के आती, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। और अब वो दुबई की सरकार ने मुझे 180 करोड़ का हमको ऑर्डर दिया, 180 करोड़, और उसके 70 कंटेनर चले गए। ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ है। और इसलिए इसमें एक तो इसी की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और ये इतने सब्जेक्ट है, इतना ये गए घूमे हैं, ये इतनी देश के लिए बड़ी इकोनॉमी बन सकती है जिससे रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, देश का इंपोर्ट कम होगा। ये 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट हो रहा है पेट्रोल डीजल का, जिसका पूरा पोल्यूशन आप भुगत रहे हो, जरूरत क्या है इसकी? अगर देश का किसान अगर इथेनॉल तैयार करेगा और हमारे देश में बायो सीएनजी तैयार करेगा, ये यूपी की जितनी मिले, मैं परसों यूपी गया था, जानबूझकर मैंने योगी जी और डिप्टी सबको बुलाया और बजाज को कहा तेरी बाइक ला, टीवीएस को बोला बाइक ला, ऑटो रिक्शा ला, बसेस ला। मेरे शहर में 55 बसेस 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, स्कैनिया की। और दिल्ली में ऐसी एक बस नहीं जैसी हमारी बस है, ये दीपक जी बैठे, एयर कंडीशन बस है। और इसलिए ये जो है ये देश का भविष्य है। और इसलिए इस विषय से बैठे बैठे हम लोग टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और ये एक सब्जेक्ट है, ये कूड़ा धन, ये वेस्ट नहीं है, कोई वेस्ट नहीं होता। नो वन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च, it is depending upon the innovations, and it is depending upon the knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेट को ये जो मोदी जी बात, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप, द फिलॉसफी इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ. Conversion of waste into wealth is a philosophy. That is a knowledge, that is a research, and conversion of this waste into wealth with the knowledge, that is the future. और इसलिए इसको कूड़ा धन समझ के फेंकिए मत. मैं बहुत बार कहता हूँ कचरे में वैल्यू क्रिएट करो. लोग कचरे के लिए झगड़ा करें, महिला झगड़ा, ये प्लास्टिक मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा झगड़ा हो, ताकि वैल्यू क्रिएट करो. अगर प्लास्टिक में अगर वैल्यू क्रिएट होगी तो कोई महिला फेंकेगी नहीं जी. बोले ये अंदर रख. लोगों का प्रेम कितना. मैं अमेरिका में एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने भारतीयों की एक विशेषता देखी है. माफ करिए, मैं गलत मत करिए. एक जगह फुकट में ड्रिंक मिल रहा था एग्जीबिशन में, तो मैं बोला मिल रहा है तो अपन भी चले जाएं. मैं गया तो बहुत मेजोरिटी ऑफ भारतीय बड़े बड़े लोग लाइन में लगे थे. क्योंकि भारत में कितना भी बड़ा हो, फुकट में चीज मिलती, इसका बड़ा आकर्षण.
इसके लिए जात पंथ धर्म भाषा पार्टी कोई नहीं है। फुकट में जिस प्लास्टिक की थैली भी फुकट में मिली तो बड़ा बड़ा आदमी लाइन में खड़ा होता है मुझे। और एग्जीबिशन में सब थैलियां डाल के हाथ में रखकर बराबर लेके वो आता है, कहीं हो गया तो हो गया। एक यानी इसमें हम लोगों का बहुत अच्छा है। मैं ये कहा कि भाई इसको वैल्यू क्रिएट करो, रिसर्च के साथ टेक्नोलॉजी के साथ कचरे में वैल्यू क्रिएट करो, तो लोग कचरे के लिए झगड़ा करेंगे, और कचरे के लिए झगड़ा होगा तो कचरा जमीन पर कहीं पड़ेगा नहीं तो प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण कहीं नहीं होगा। इसलिए सॉलिड वेस्ट से लिक्विड वेस्ट तक और प्लास्टिक से लेकर हर वेस्ट तक हमारी रोजगार और बेरोजगारों को रोजगार और हमारी गरीबी दूर करने वाला ये फॉर्मूला है जो इनने तैयार किया। और मैं कह रहा हूं, वैसे मैं 8.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर काम अलॉट कर चुका हूं, और मैं ऐसा एक आदमी हूं जो खुले रूप से कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और ये भी कहता हूं पत्रकारों को कि तुम लिख लेना मेरी एक एक घोषणा, एक भी नहीं हुई तो मेरा ब्रेकिंग न्यूज लगा नहीं, मुझे कुछ अभी तक पूछ नहीं सकते, जो मैं बोलता हूं होता ही है। अब देश में पैसे की कमी नहीं है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन इज अवर प्रॉब्लम। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। दिस लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन फॉर कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इसका ये किताब है। और इसलिए मुझे तो बहुत मौके मिले, मैंने सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी 10-12 बना रहा हूं, बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया, सबसे बड़ा टनल बने। वो सब काम बेकार है, वो तो मैं करता हूं, पर मेरा दिल इसमें अटका हुआ है कूड़ेदान में, क्योंकि ये मेरा लाइफ का मिशन है और इसके लिए मैं बहुत डेडिकेटेड हूं और पीछे हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वेस्ट को लोगों के सामने लाकर रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्टफुल करने का काम आपने किया। मेरे सलाहकार अशोक टंडन वाजपेयी जी के थे, तो मेरे मन में था यूरिन बैंक खोलने का। मैंने बोला, फिर मीडिया ने मेरी पिटाई की। अशोक जी ने मुझे कहा तुम ये बात मत बोलो। मैंने बोला जो पिटाई करे मैं बोलूंगा। अब नागपुर यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर और मैं यूरिन बैंक खोला, और अब उस यूरिन बैंक में आप हंसो मत, इसमें कितनी 45,000 करोड़ देश की बचत हो सकती है। तो मैंने एक स्कीम बनाई, पीले रंग का एक अभी 10 लीटर की कैन तैयार की, जिसकी यूरिन होगी उसको 1 रुपया लीटर, जो इकट्ठा करेगा उसको 1 रुपया लीटर, 2 रुपये लीटर से यूरिन खरीदी करेंगे। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर है, पीएचडी होल्डर है, वाइस चांसलर थे, वो रिसर्च लेबोरेटरी डाली है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि सब यूरिन इकट्ठा करो, यूरिन बैंक। और इससे यूरिन में यूरिया है, ये ऑर्गेनिक मैन्युअल में जो कुछ है वो सब चीजें हैं, ये चीजें चमत्कार कर सकती है। इसके साइंटिफिक प्रूफ है। मुझे स्वीडन के यूनिवर्सिटी ने, वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी ने, जब मैंने ये कहा तो बहुत कंट्रोवर्सी, मीडिया में, सोशल मीडिया पे मेरी मजाक उड़ाई, लोग लड़कों दिखा रहे थे कि नितिन गडकरी बोल रहा है बॉटल ले ले ये सब आया। पर एक चीज में जब हमारे वाइस चांसलर है उन्होंने हिसाब किया कि अगर हम देश की यूरिन को अगर बचा पाएंगे तो इस देश का 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हमको यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि नो वन इज वेस्ट, नथिंग इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च दैट यू कैन चेंज वेस्ट इनटू वेल्थ। और यही कूड़ा धन बोला है इसको, वेल्थ बोला है। मैं दीपक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप इसको पढ़िए। ये प्रयोग करने वाले लोगों को आप उसको अच्छी पब्लिसिटी दीजिए। ये हमारे जीवन को आगे भविष्य में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा, हमारा जीवन सुसह्य करेगा, हमारी हेल्थ को सुधारेगा, गरीबों को रोजगार देगा और किसानों की तस्वीर को बदल देगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम दीपक ने किया है। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।